हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ के साथ, दैट इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ आपने सुननी और समझनी है। आइए बड़ा इन डिटेल इन डेप्थ इस पूरे चैप्टर को हम कवर अप करेंगे, कुछ भी पार्ट आपका इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। आपको साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना और बड़े एक एक चीज़ को आराम से पेशेंस के साथ सुनना है, ठीक है। चलिए बेटा, देखो जैसे नाम से ही पता लगता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट के मकसद से काम नहीं कर रही। ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट वर्किंग with profit मोटिव। तो अगर ये प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं कर रही है तो फिर इसका काम क्या है? इसका काम होता है चैरिटेबल एक्टिविटीज करना, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। मेन एम ऑफ such organization is to provide social services। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी सोशल सर्विसेज, चैरिटेबल एक्टिविटीज करना, ठीक है। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज समझिए। जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो सिंपल वे में, ठीक है, तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो या तो हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में करते हैं, ये सुनो, या हम उसे पार्टनरशिप फॉर्म में कर सकते हैं। अगर अच्छे लेवल का बिजनेस करना है, थोड़ा और अच्छे लेवल का बिजनेस करना है तो किस फॉर्म में कर सकते हैं? कंपनी फॉर्म में कर सकते हैं। सेम वे अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से देखिए एक एक चीज। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्ट नहीं कर सकते। कभी भी एनपीओ जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्या कारण है? ध्यान से सुनिए बेटा, एक एक चीज इन डेप्थ समझनी है हमें। देखो, कभी आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन ध्यान से देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको याद दिला रहा हूं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और more persons who have agreed to share profits। आप यहां तक कभी ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं, अभी आगे नहीं लिख रहा मैं, मेन पॉइंट ये है, who have agreed to share profits। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब आपका मकसद, जब आपका एम प्रॉफिट शेयर करना है। अगर आपका एम प्रॉफिट शेयर करना नहीं है तो कभी भी वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकता। इफ द पर्पस ऑफ सच बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी is not to share profits, then it can't be in पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये कारण है कि कोई भी एनपीओ आप पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं बना सकते,
क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसी ही एंटिटीज बन सकती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट शेयर करना है। तो ये बात ध्यान रखना, खासकर वो बच्चे जो फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, होपफुली जो भी देख रहे हैं अच्छा ही लाना चाहता है। तो ये छोटी छोटी बातें बेटर देखो, डेप्थ में पढ़ना है चीज़ों को, टाइम लगेगा। जल्दीबाजी में करेंगे कोड चैप्टर तो हो जाएगा, बट फिर हमें भगवान से मनाना पड़ेगा, पेपर आसान है। आप ऐसी तैयारी कर लो कि पेपर कुछ भी आए, यू आर रेडी फॉर दैट, तो मार्क्स अच्छे आने ही आने। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो मेरे साथ यहाँ पे सीखी वो क्या सीखी कि एनपीओ कांट बी इन पार्टनरशिप फॉर्म। एनपीओ जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकती, आपने मेरे साथ सीख लिया। फिर क्या सर कंपनी फॉर्म में हो सकती है? जी हाँ, एनपीओ जो है वो कंपनी फॉर्म के अंदर हो सकती है। कंपनी के अंदर इनफैक्ट इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 8। थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेशल परमिशन देता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद सोशल सर्विसेज करना है वो कंपनी फॉर्म में रजिस्टर की जा सकती हैं। बट ऐसी कंपनीज जो हैं, सेक्शन 8 कंपनीज जो हैं, कांट डिक्लेयर डिविडेंड। ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब मकसद ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल सर्विसेज देना है, तो प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से होंगे। तो सेक्शन 8 में ये बात लिखी हुई है कि एनपीओ कैन बी रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनपीओ, ठीक है। बट उसकी एक मेन कंडीशन जो उन्होंने लगा रखी है, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, सॉरी, क्या लगा रखी है कि इट कांट डिक्लेयर द डिविडेंड, ठीक है। और अगर मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूं कि वैसे कोई भी कंपनी होती है तो उसको अपने साथ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है, बट अगर एनपीओ सेक्शन 8 में रजिस्टर हो गई तो उसे अपने साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 are not for profit organizations and need not to use word limited or private limited with its name। उसे अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी एस्पेक्ट था जो मैंने एनपीओ को कवर अप किया। चलिए आगे बात करते हैं। हमें बेसिकली फोकस करना है फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ पे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, देखिए फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा इसके अंदर हमारा आता है बैलेंस शीट। जो तीसरी चीज इसके अंदर हम कवर अप करते हैं दैट इज बैलेंस शीट, ठीक है। अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझते हैं कि होता क्या है। ध्यान से देखिए, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको बहुत आसानी से एक एक चीज़ समझाई जाएगी। जस्ट रिलैक्स होकर वीडियो देखते रहिए। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। बेसिकली इट प्रोवाइड्स द समरी ऑफ कैश बुक।
क्या लिखा मैंने, समरी ऑफ कैश बुक। अब मैं आपको इसको छोटा सा एक एग्जांपल से सारी बातें समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। समरी ऑफ कैश बुक का मतलब क्या, आपको पता है हम कैश बुक मेंटेन करते हैं बिजनेस में, जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली हर छोटी से छोटी कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट, यही होता है, यस और नो। और कैश बुक के अंदर हम ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड एज वेल एज बैंक से रिलेटेड मेंटेन करते हैं। अब देखिए, सपोज एक फाइनेंशियल ईयर का ही हम एग्जांपल लेते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो इन 12 महीनों के अंदर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ रिपीटेटिव नेचर। रिपीटेटिव नेचर, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे आपने अप्रैल की बात करी सबसे पहले, तो अप्रैल के अंदर आपने सैलरी दी होगी, रेंट दिया होगा जहाँ आपकी एनपीओ चल रही है उसका, छोटे मोटे ऑफिस खर्चे भी हुए होंगे, ठीक है। इनकम के तौर पे एनपीओ पे क्या आती है, डोनेशंस आई होंगी, ठीक है। सेल वेल तो ये बहुत कम ही करते हैं, चलो सेल का भी कुछ पैसा आ गया, ठीक है। सेम वे मे के अंदर हुआ होगा, हाँ या ना, डोनेशंस आई होंगी, सेल, सैलरी, रेंट और दूसरे खर्चे। सेम वे जून में हुआ होगा, यस और नो। अब ऐसे करते करते ये पूरे साल टिल मार्च तक ये सब चीज़ें हुई होंगी, यस और नो, टिल मार्च ये सब हुआ होगा। तो अब इस कैश बुक के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब इन लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम समराइज करते हैं रिसीट एंड पेमेंट में। कैसे, देखो आपने अप्रैल में सैलरी पे करी, मई में सैलरी पे करी, जून में पे करी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टिल मार्च आपने सैलरी पे की। तो हमने क्या किया, सैलरी का टोटल देख लिया कि हमने साल भर में कितनी टोटल सैलरी पे करी, ठीक है। सेम वे हमने देख लिया रेंट, हमने साल भर में टोटल कितना पे किया, ठीक है। मतलब जो चीज़ें रिपीटेटिव नेचर की हैं उन सब का क्या कर लिया, टोटल कर लिया। और जो नॉन रिपीटेटिव नेचर की हैं, सपोज जून में हमने कोई फर्नीचर खरीदा था, अब हर महीने फर्नीचर खरीदें ये जरूरी तो है नहीं, तो अगर कोई नॉन रिपीटेटिव नेचर की है तो वो वैसे ही दिख जाएगी कि फर्नीचर खरीदा था कितने का, 10,000 का पेमेंट करी थी। तो इन सबको समराइज करके एक रिसीट एंड पेमेंट हम बनाते हैं, जिसके अंदर बेटा हम डेबिट साइड सारी की सारी रिसीट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड सारी की सारी पेमेंट। सारी जो रिसीट्स होती हैं वो आती हैं आपकी डेबिट साइड, और जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। ऑल रिसीट्स, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो साल भर में कितना हमारे पास डोनेशन आई, साल भर में हमने कितनी सेल करी, जो भी हमारा प्रोडक्ट अगर हम कुछ बेचते हैं, कोई भी बहुत सारी चीज़ें, वो मैं भी आपके सब वक्त के साथ डिस्कस करूँगा। तो सारी रिसीट्स हम लाइन से यहाँ पर लिखते हैं। सपोज सेल ऑफ हमने कोई फर्नीचर ही बेच रहे हैं अपना, ठीक है, कुछ भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उसकी फीस आई, तो वो सब हम यहाँ पर लिखते हैं। सेम वे जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिखी जाती हैं, ऑल पेमेंट्स। और वो पेमेंट्स कैन बी ऑफ एक्सपेंस टाइप, ठीक है, कैन बी ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कुछ भी हो सकता है। हर तरह की पेमेंट्स यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी डिटेल में हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और समझेंगे। तो सिर्फ आपको ये समझना है मेरी इतनी सी बात कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या है, दैट्स बेसिकली द समरी ऑफ कैश बुक, जिसके अंदर डेबिट साइड ऑल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। एंड हियर in the beginning we record balance BD of cash and bank, and here we record balance CD of cash and bank। ये है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो आप देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एकदम
P&L की तरह होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस हम इसका नाम नहीं रख सकते क्योंकि इट्स अ NPO, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके अंदर डेबिट साइड आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड सारी की सारी इनकम्स जो भी NPO को साल भर में हुई है वो इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। और ये बनता किसके बेसिस पर है? एक्यूरल बेसिस पर। एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या होता है? ड्यू बेसिस पर। ड्यू बेसिस का मतलब क्या होता है बेशर्मो? वो भी नहीं पता? चलो, ओनली ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉग्नाइज्ड। इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जैसे आप नॉर्मल अपना P&L बनाते हैं वैसे ही करंट ईयर से रिलेटेड सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। और इसके अंदर या तो आपका बचता है सरप्लस, प्रॉफिट नहीं लिखते हम उसको, या तो हमारा सरप्लस बचता है या हमारा बचता है डेफिसिट, ठीक है। जो भी वन ऑफ द फिगर विल अपीयर, ईदर द सरप्लस और लॉस है तो उसको हम यहाँ डेफिसिट लिखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से सब होगा, उसके बाद एक एक चीज़ हम डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमारा जो है कैश बेसिस पे बनता है। किस पे बनता है? कैश बेसिस पे। और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस या ड्यू बेसिस पर। और तीसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज यूजुअल जैसे आप बनाते हैं सारे असेट्स और यहाँ पर आपका लायबिलिटी, जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं वैसे इसकी बैलेंस शीट बनेगी, कुछ भी चेंज नहीं है। बस कैपिटल की जगह हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे कैपिटल फंड। इसके ऊपर भी अभी लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। बाकी जैसे आप नॉर्मल चीज़ें लेते हैं वैसे ही सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, कोई इन्वेस्टमेंट है तो करंट असेट्स, सब कुछ वही जो आपको नॉर्मल एक बैलेंस शीट में मिलता है। यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स वगैरह अगर कुछ है तो ये तीन चीजें इसके अंदर फाइनल अकाउंट्स में प्रिपेयर होती हैं। कौन कौन सी? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को वीडियोस में डिस्कस करना शुरू करूंगा नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार बहुत अच्छे से सारा नोट डाउन करके नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट पार्ट से फिर हम इसकी प्रॉपर एक एक चीज़ को समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे सारी चीज़ें मूव ऑन करती हैं। थैंक यू सो मच।